आपल्या सर्वांना मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आपला व्यासपीठावर उपस्थित गाडगे साहेब, ज्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर के ईस्ट के वेस्ट वॉर्ड ब्रह्ममुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, त्याचबरोबर नितीन दहिबाते साहेब उपनिबंधक के वेस्ट, ज्या जोगेश्वरी ते आपला विलेपार्ल्यापर्यंत के वेस्टचं उपनिबंधक, त्यात अजय कौल साहेब आणि सर्व मान्यवर, प्रसाद आयरे साहेब, बाकीच्या राजेंद्र साहेब, ऑफकोर्स आमचं MNS मीडिया आणि व्हाईस प्रेसिडेंट महासेवा सुनील शर्माजी आणि अन्य मान्यवर, आपल्या सर्वांना मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आपल्याला मराठी, इंग्लिश, हिंदी, विच लँग्वेज यू प्रिफर? ओके, आई प्रिफर ऑल 3 लैंग्वेजेस. तर जो मुझे विषय दिया है वो है कन्वेंस या डीम्ड कन्वेंस. शुरुआत करेंगे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन से कि कन्वेंस मतलब क्या. अभी चेयर लेके बैठ जाओ. कन्वेंस मतलब क्या, जो इंग्लिश में लिखा है कन्वेंस मतलब टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन द नेम ऑफ द सोसाइटी. जो सोसाइटी का इमारत है और बिल्डिंग, उसके साथ जमीन, ये दोनों का जो हस्तांतर करके हाउसिंग सोसाइटी का मालकियत करके देने का जो प्रक्रिया है उसे कन्वेंस कहा जाता है. ज्या जमीन आहे आणि इमारत आहे ह्या सोसायटी नावाने करून देण्याचं जे प्रक्रिया आहे त्याला कन्वेंस म्हटलं जातं. पण कन्वेंस कशासाठी? कन्वेंसचा मूळ उद्देश काय? गृहनिर्माण संस्था स्थापन करायचा मूळ उद्देश आपण उपविधी बायलॉ नंबर 5A बघितलं तर त्याच्यात म्हटलं की टू गेट दी कन्वेंस ऑफ लँड अँड बिल्डिंग इन द नेम ऑफ द सोसायटी, हे पहिला उद्देश आहे. त्याच्यानंतर इमारतचं देखभाल करणं, त्याच्यानंतर निधी उपलब्ध करणं आणि नंतर काही सोशल कार्यक्रम करणं. म्हणजे द व्हेरी पर्पज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोसायटी इज टू गेट दी कन्वेंस ऑफ लँड अँड बिल्डिंग as per the agreement entered into the builder, then maintain the property, then raise the fund, have some social and cultural programs for the benefit of the members. This is the purpose of society registration, housing society registration. वो महत्वपूर्ण उद्देश्य है सोसाइटी कन्वेंस करके लेने. और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक, टू बिकम द ओनर, लीगल ओनर of land and building. दूसरा, टू मेक द एंट्रीज इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड. जो जमीन है वो नाम, सोसाइटी का नाम उस प्रॉपर्टी कार्ड में लाने का, जो गवर्नमेंट में एंट्री करना, 7/12 में करना, प्रॉपर्टी कार्ड में करना, वो पर्पस है. तीसरा, टू हैव मार्केटेबल एंड फ्री टाइटल. मतलब क्या? जमीन जिसके ऊपर बिल्डिंग है, जमीन है, इसका फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली सोसाइटी का अधिकार स्थापित करना, ये पूरी प्रक्रिया करके लेने का प्रयास या पर्पस कन्वेंस का. नेक्स्ट, कन्वेंस क्या होता है? कन्वेंस 2 चीज का होता है. 2 वस्तूचं कन्वेंस होणार आहे. एक जसं दाखवलं जमीन, दुसरं जे आहे इमारत, ज्याचं आम्ही गृहनिर्माण संस्था बनवलेला आहे. विषय येतो कन्वेंस करून घ्यायचं प्रक्रिया काय? हाउ कॅन वी गेट दी कन्वेंस डन? कन्वेंस जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है. कौन सा 3 प्रक्रिया? एक तो डेवलपर, बिल्डर, जिन्होंने हमें एग्रीमेंट करके दिया, बिल्डिंग बना के दिया, करोड़ों रुपया हमारे से लिया, वो कोऑपरेटिव हिसाब से हमें कन्वेंस करके देना, लैंड एंड बिल्डिंग सोसाइटी के नाम से करके देना. यदि वो करके नहीं देता है, हम तो गुंडागर्दी तो कर नहीं सकते, हमें कानूनी प्रक्रिया लेना पड़ेगा. व्हाट इज दैट? That is going to the court, which are the court will see. और तीसरा क्या है? शासन को हे पता चला, गव्हर्नमेंटला हे कळलं, शासनाला हे कळलं
की गृहनिर्माण संस्थामध्ये राहणारा पदाधिकारी ते कोर्ट कचेरीमध्ये जाऊ शकत नाही, बिल्डर त्यांना सहकार्य करत नाही. आपण असं काहीतरी नियमावली करता येईल का ज्याच्या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्थाला त्यांच्या जमिनीचा हक्क अधिकार ऑटोमॅटिकली मिळू शकतो. येस, शासनाने ते डीम्ड कन्व्हेन्सचा प्रावधान सुद्धा 2010 पासून आम्हाला काढला, आता 12 वर्ष झालेलं आहे. तर आपण बिल्डर कडून घ्यायचं असेल, काय प्रक्रिया आहे? तुम्ही बिल्डरला अप्रोच करा, ते तुम्हाला डॉक्युमेंट कलेक्ट तुम्ही करून द्यावं लागेल. ज्या जमीन आहे, बिल्डिंग आहे, बिकॉज त्याच्यात कन्व्हेन्स होणार आहे. लँड अँड बिल्डिंगचं पेपर म्हणजे काय? 7/12, प्रॉपर्टी कार्ड और सिटी सर्वे मैप, अप्रूव्ड प्लान. ॲडव्होकेट उदय वावीकर ज्या कंझ्युमर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, नॅशनल कमिशन आणि ग्राहकांचा हिताचा बघणारा आपला विशेष वकील साहेब आलेले आहेत. आपण त्यांना सर्व जोरदार तालीने स्वागत करूया. तर प्रश्न येतो, तर कन्व्हेन्स हे सर्व डॉक्युमेंट मिळाल्यावर हमें क्या करना है? कन्वेंस डीड बनाना है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है और फिर प्रॉपर्टी कार्ड में अपना नाम लेना है, इंडेक्स 2 लेना है, प्रॉपर्टी कार्ड में सिटी सर्वे ऑफिस में आके ये सातों प्रक्रिया सोसाइटी को बिल्डर के पास जाके करके लेना है. ऑटोमेटिक बिल्डर तो देता नहीं, लेकिन बिल्डर को कन्विंस कितने टाइम के अंदर देना है? विद इन व्हाट टाइम ही हैज टू गिव द लैंड एंड बिल्डिंग? नॅचरली जो जमीन है, बिल्डिंग है, हे त्यांना 4 महिन्याच्या आत संस्थेच्या नावाने करून देणं बंधनकारक आहे. काय आहे? कायद्यामध्ये महाराष्ट्र ओनरशिप लॅट ऍक्ट कलम 11 मध्ये असं म्हटलेलं आहे की सोसायटी नोंदणी झालेल्या 4 महिन्याच्या आत कन्व्हेन्स करून देणं बंधनकारक आहे. इट इज कंपल्सरी. सपोज ही डज नॉट डू इट, हमें क्या करना है? नॅचरली आम्हाला कोर्टात जावं लागेल. 3 प्रक्रिया आहे. आपका ॲडव्होकेट उदय वावीकर आपल्याला सांगतील त्यांच्या भाषणामध्ये. एक प्रक्रिया आहे, आपण सिविल सूट, दीवानी न्यायालय, सिटी सिविल कोर्ट में जाके दावा कर सकते हैं. वी कैन फाइल ए केस इन द सिविल कोर्ट. सेकेंडली, हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, जिसका बहुत प्रभुत्व हमें एडवोकेट उदय वावीकर के साथ है. वो बताएंगे आपको. कंज्यूमर कोर्ट में एक सोसाइटी का मेंबर और सोसाइटी किधर किधर जा सकते हैं, रीडेवलपमेंट का हो, कुछ भी हो. तीसरा जो है, देखिए कायदा स्पष्ट है, हम उसका उपयोग करके नहीं ले रहे, ये प्रॉब्लम है हमारा. क्या स्पष्ट है? कायदा ये बोलता है, महाराष्ट्र ओनरशिप लैट एक्ट, यदि बिल्डर डज नॉट गिव द कन्वेंस विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस. आप समझ रहे हो क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब? क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये है उस बिल्डर का जेल में पूरी तरह से जाने का प्रभुत्व वो खुद करने वाला है. त्याला जेलात जावं लागेल, पण हे जेलमध्ये पाठवणार कोण? क्रिमिनल केस करणार कोण? नॅचरली सोसायटीचा पदाधिकारी. पण दुर्दैवाने कुठलाही बिल्डर विकासकाच्या समोर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं क्रिमिनल केस करायचं म्हटलं खूप अडचण होतोय. आमचा ह्या एरियाचा हाऊसिंग फेडरेशन, मुंबई जिल्हा उपनगर कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचा अध्यक्ष अभिषेक गोसाळकर आलेले आहेत. जोरदार टाळ्याने त्यांना स्वागत करावं. त्याच पद्धतीने मुंबई बँक याचं संचालक म्हणून गृहनिर्माण संस्थेचं प्रतिनिधित्व ते गेले 8 वर्षापासून करत आहेत. ते आपला हाऊसिंग फेडरेशनचा अध्यक्ष असेल तरी सुद्धा मी त्याच फेडरेशनचा सचिव आहे. सो आई एम द एंड हमारा जो हाउसिंग फेडरेशन है, मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन, जिसका मैं सचिव हूँ, अभिषेक गोसाळकर जी अध्यक्ष हैं, उसका कार्यक्षेत्र और कामकाज के बारे में आपको वो अच्छे तरह से जानकारी देंगे. तर मैं समझा रहा था कि यदि कन्वेंस नहीं देना है, एक तो बिल्डर के ऊपर क्रिमिनल केस तो कर ही सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जाके उससे दावा तो कर ही सकते हो, और उसको जेल के अंदर भी बिठा सकते. लेकिन जैसा मैंने बताया, हाउसिंग सोसाइटी का पदाधिकारी लोग, कमिटी मेंबर लोग
बिल्डर के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उनको एक तो बिल्डर का डर है, पता नहीं क्यों, फिर भी है। दूसरा, उसी बिल्डर कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम पेंडिंग रखता है, जानबूझ के रखता है, और वो कहता है कि मैं बाद में दूंगा, 6 महीना रुको, 8 महीना रुको, इतना खर्चा है, उतना खर्चा है, ये मेंबर से इतना पैसा आना है, और उसका बहाना जो स्टोरी है हम उसको खरीदते हैं। We become a victim of that. So government of Maharashtra in the year 2008 realized that we should go for deemed conveyance. Deemed conveyance मतलब क्या? Deemed conveyance मतलब जरा समझने का कोशिश करिए, प्लीज ट्राई टू गेट इट। एखादा संस्थेला विकासकाने 4 महिन्याच्या आत कन्व्हिन्स दिला पाहिजे, आणि ते नाही दिलं तर कायद्यामध्ये असं तरतूद केलेलं आहे, बदल केलेला आहे, 4 महिन्याच्या नंतर त्या संस्थेला जमीन आणि बिल्डिंगचं हस्तांतर झालं असं मानला जाईल. इट इज डीम्ड टू हॅव बीन कन्व्हेड. जरा समझून घ्यायचा प्रयत्न करा. म्हणजे 4 महीने के अंदर यदि आपको कन्वेंस नहीं मिलता है जमीन और बिल्डिंग का, तो ये माना जाएगा कि सोसाइटी उसका जमीन का और बिल्डिंग का मालिक हो गया, ये माना जाएगा। सवाल ये उठता है, मानने से तो कुछ होता नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ आप सबका पेट भर गया, ऐसा तो आपको न देते हुए मैं ये मानूंगा आप सबका पेट भर गया, ये तो नहीं चलेगा। आपको तो पेट भरने के लिए कुछ खाना तो देना पड़ेगा। उसी तरह से मानने से नहीं होता है, तो मानने से नहीं होता है तो एक्चुअल कैसा होगा? नेक्स्ट, तो डीम्ड कन्वेंस 25 फरवरी 2008 को ये हो गया, 2010 को इसका नियमावली आ गया, और डीम्ड कन्वेंस करने का सलाह है, आप बिल्डर को जेल में भी डाल सकते हो। लेकिन डीम्ड कन्वेंस का मतलब क्या है? ये लीगली किया हुआ एक प्रक्रिया है, इट इज ए लीगल फिक्शन। बट हमें एक्चुअल कन्वेंस चाहिए। हम एक्चुअल कन्वेंस कैसा ले पाएंगे? यू कैन गेट द एक्चुअल कन्वेंस बाय अप्रोचिंग नन अदर देन डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार अंडर डीम्ड कन्वेंस। एक बार 4 महीने के अंदर आपको मान लीजिए बिल्डर ने कन्वेंस नहीं दिया, कन्वेंस मिला ऐसा माना जाएगा, कायदा बोलता है, फिर कोई ना कोई आपको कन्वेंस करके देना है। बिल्डर तो कोऑपरेट करता नहीं है, जमीन मालक तो किधर है पता नहीं है, तो हाउ कैन वी गेट द कन्वेंस? सो देयरफॉर व्हाट हैज हैपेंड इज द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार। हमारे एरिया में डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार 3 DDR 3 जिनका ऑफिस बांद्रा में है, दहीबाती साहब का ऑफिस के बिल्कुल बाजू में है। तो यस, बिल्कुल जो दहीबाती साहब है उनका ऑफिस के बाजू में जिला उपनिबंधक का ऑफिस है। तर जिल्हा उपनिबंधक का दरवाजा में जाके आप ऍप्लिकेशन कर सकते हो। म्हणजे तुम्ही जिल्हा उपनिबंधकला एक अर्ज करायचा, कशासाठी? कन्व्हेन्स करून देण्यासाठी। म्हणजे सर समजून घ्या, कायद्याने काय बदल केला? कायद्यामध्ये असं बदल केलं, 4 महिन्यापर्यंत तुम्ही कोणाच्या मागे लागला पाहिजे? बिल्डरच्या मागे। 4 महिन्याच्या आत बिल्डरने नाही दिलं तर तुम्ही कोणाच्या मागे लागला पाहिजे? जिल्हा उपनिबंधककडे। म्हणजे तुम्हाला बिल्डरच्या मागे जायचं गरज नहीं, तुम्हाला विकासकाच्या मागे जायचं गरज नहीं, आपको किधर इधर उधर धक्का नहीं खाने का। गवर्नमेंट ने बोल दिया रजिस्ट्रार का ये दायित्व रहेगा, इट विल बी कंपल्सरी ऑन द डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार टू कन्वे द लैंड एंड बिल्डिंग टू यू। और जिला उपनिबंधक जो है वो जमीन मालक का स्थान लेगा, वो जिला उपनिबंधक बिल्डर का स्थान लेगा, ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द लैंड ओनर एंड बिल्डर, और आपको कन्वेंस डीड में साइन करते हुए कन्वेंस डीड आपके नाम से करके देगा। बट कब करके देगा? कम से कम ये आपका दायित्व तो है कि उन्हें आप अप्रोच तो करो, यू जस्ट अप्लाई फॉर अ डीम्ड कन्वेंस। जैसा बच्चे को दूध चाहिए तो कम से कम रो के माँ को तो बताता तो है, वैसे ही आपको कन्वेंस चाहिए तो कम से कम फॉर्म नंबर 7 एक है, वो फॉर्म नंबर 7 लेके एक एप्लीकेशन देना है, उसके साथ 2000 का कोर्ट फी देना है, और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग
और इंडिविजुअल एग्रीमेंट का एक कॉपी, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, एरिया एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, ये आप दे के जिला उपनिबंधक को एप्लीकेशन करो। फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन, जरा समझो कायदा क्या बोलता है। फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन विद इन 6 months, नो मोर। इट इज अंडर द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट में भी घोषित किया गया। एप्लीकेशन करने का 6 महीने के अंदर आपको कन्वेंस डीड करके देने का पूरा जिम्मेदारी जिला उपनिबंधक के ऊपर है। आपको कन्वेंस मिल सकता है। अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी सोसाइटीज आर देयर हियर? आपका कितना सोसाइटी है जिनको कन्वेंस नहीं मिला? जरा हाथ ऊपर करिए। आपका सबका सोसाइटी 4 महीने के ऊपर हो गया? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कम से कम अभी तो एक एप्लीकेशन डालना है? सवाल आता है, जरा बुक दे दो। सवाल आता है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म किधर है? सर आप गूगल करो, आपको फॉर्म नंबर 7, 2 पेज का फॉर्म है, यू कैन डाउनलोड दैट। नहीं है? 1000 रुपए का किताब है, हम 750 में अभी तक देते थे, जहां 600-700 पेज का कन्वेंस का किताब है जो मैंने खुद लिखा है, जिसमें पूरा प्रक्रिया दिया है, इंग्लिश एंड मराठी में है। आपको 500 रुपए में आज किताब मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आपको खुद को करना है, ये किताब थोड़ा सा पढ़िए, मराठी में भी है और इंग्लिश में भी है। तर तुम्हाला कमीत कमी ह्या पुस्तक तर घ्या, डीम्ड कन्व्हेन्सचा, समजून घ्या प्रक्रिया। नसेल तुम्ही, आमचा हाऊसिंग फेडरेशनचा अध्यक्ष अभिषेक घोसाळकर बसलेले आहेत किंवा मी सचिव आहे, आमचं कार्यालय लाराम सेंटर अंधेरी वेस्टला आहे। तुम्ही या, तुम्हाला मोफत मध्ये फॉर्म पण देऊ, गायडन्स पण देऊ आणि तुम्हाला काय काय फॉर्म पाहिजे चेकलिस्ट देऊ आणि थोडंसं मार्गदर्शन पण करू। तुम्ही कुठलेही पैसे द्यायचं गरज नाहीये। फक्त एवढंच आमचा अट असेल, तुम्ही आमचा फेडरेशनचा मेंबर व्हा, ज्यांनी मेंबर नाही झाला असेल तर, आणि तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर पुस्तक घ्या। एक सेमिनार मध्ये मला असंच विचारलं गेलं, प्रभू साहेब तुम्ही सीए आहेत, एवढं मोठे मोठे काम करतात, पुस्तक विकायचा धंदा कधीपासून सुरू केला? साहेब मी सांगतो, मला पुस्तक विकायचं नाही, 1000 रुपयाचे पुस्तक तुम्हाला 500 रुपयामध्ये देतो का? आमचा जे अनुभव आहे ह्याच्यामध्ये उतरलेला आहे आणि ह्याचा उपयोग तुम्ही करून घेऊ शकत असेल तर ह्यापेक्षा जास्त आनंद कोणाला होऊ शकतो? साहेब 200 पेक्षा जास्त व्हिडिओ तुम्हाला YouTube मध्ये डीम्ड कन्व्हेन्स वर मिळेल, ज्यांच्या प्रक्रिया जवळजवळ 8-8 तासाचा व्हिडिओ तुम्हाला डीम्ड कन्व्हेन्स वर आपल्याला YouTube मध्ये मिळेल। त्याचा पण उपयोग तुम्ही करून घेऊ शकता। आजचं सुद्धा व्याख्यान इथे किशोर कानडे साहेब आहेत, ते YouTube मध्ये टाकणार आहेत। आपला सहकार वन म्हणून एक वेबसाईट आहे, त्याच्यात जा, तिथून YouTube मधून सुद्धा आजचं व्याख्यान तुम्ही डाउनलोड करू शकता। माझं एवढंच म्हणणं आहे, जमीन तुमचा आहे, करोडो रुपयाचं बिल्डिंग तुमचं आहे, हे मालकी हक्क करून घेण्यात तेवढाच अधिकार तुमचा आहे। तर हे सर्व तुम्ही करून तुमच्या नावाने करून घ्या। प्रश्न येतो की एवढं सर्व मी कशाला केलं पाहिजे? मला काय फायदा आहे? मी तर 3 वर्ष 5 वर्ष पदाधिकारी आहे, हे धावपळ कशाला करायला पाहिजे? व्हाय शुड आय डू दिस? लेट अस अंडरस्टँड द एडवांटेजेस. फर्स्ट इज you get the owner of the land and building, otherwise you remain as the only occupier of the building. करोड़ों रुपए का फ्लैट होने के बावजूद भी आप उस जमीन का, बिल्डिंग का मालिक नहीं हो। कल बिल्डिंग गिर जाते तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और कमर्शियल बेनिफिट, एफएसआई, टीडीआर, रीडेवलपमेंट बेनिफिट, ये सब सोसाइटी को मिल सकता है। यदि आपके पास कन्वेंस नहीं है, आप रीडेवलपमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ये करके लेना आपका अनिवार्य है। बिल्डर को जेल में बेच के तो कुछ नहीं होगा। आप जमीन का हस्तांतर 6 महीने के अंदर जिला उपनिबंधक के आपके नाम से करके ले सकते हो। सवाल कई लोग करते हैं, उसके आगे मैं येता हूँ। एक शायद आपको मालूम है, बोरेली में एक सोसाइटी था लक्ष्मी चाय, वो जब गिरने का 3 साल पहले मेरे ऑफिस में आए थे, प्रभु साहब हमें कन्विंस करना है। मतलब बहुत अच्छा है, कितने मेंबर्स है? 50 मेंबर है। तो पूछे कितना खर्चा आएगा? लगभग 3-1 लाख रुपए उस टाइम में खर्चा आता था। मैंने बोला 3 लाख रुपए खर्चा आएगा? बोले 3 लाख रुपए खर्चा, मतलब 12, 12.5, 15,000 रुपए पर मेंबर। हाँ, बिल्डर कोऑपरेट नहीं करते तो उतना तो आएगा। बोले ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बोला ठीक है, बिल्डिंग होके कितना साल हुआ? 20 साल हुआ, कन्विंस का कुछ किया नहीं है।
नहीं किया। डीम्ड कन्वेंस में इतना खर्चा आएगा। मतलब आप एक काम करो, 2000 रुपए का पोर्ट फी लगाओ, 7 नंबर का फॉर्म ले लो, बुक ले लो 500 का, और आप खुद अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। आपका 50 मेंबर का 100 रुपए के हिसाब से 5000 रजिस्ट्रेशन फी आएगा, स्टैम्प भी आएगा, 30,000 रजिस्ट्रेशन फी आएगा, 2000 पोर्ट फी आएगा, और आप हियरिंग अटेंड करो, आपका कन्विंस हो जाएगा। तो बोलते हैं नहीं बहुत महंगा है, हम बात करेंगे। 2 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद वो बिल्डिंग गिर गया। क्यों गिर गया? ग्राउंड फ्लोर में जो मेंबर थे उन्होंने पिलर को तोड़ दिया, बिल्डिंग गिर गया, लोग तो मर गए, 15-16 लोग तो मर गए, वो तो अलग चीज है। सर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट नहीं कर पाए, कितना साल? 2-2.5 साल। क्यों? क्योंकि कन्विंस करने में भी उनको 2.5 साल लगे। यकीन करिए, ये न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनको 2.5 करोड़ रुपया, कितना? 2.5 करोड़ रुपया उनको खर्चा करना पड़ा अपना जमीन अपने नाम से करने के लिए। तुमचं लक्ष देतो मी काय म्हणतो? म्हणजे मेरा कहने का तात्पर्य है, जब करके लेना है वो छोड़ के आप जो है बाद में करने को जाएंगे, ये सब आपके ऊपर खर्चा आएगा। और 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ वो तो अलग है, महीने में 25,000 रुपया सर भाड़ा वो 50 लोग देते गए, हर महीना 6-6 लाख रुपए, वो अलग से 2.5 साल। उसके बाद रीडेवलपमेंट का बेनिफिट कितना मिला आपको मालूम है? जो उनका एरिया था उतना ही मिला, 20% 30% एक्स्ट्रा एरिया है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसी बिल्डर ने बोला कि मैं डेवलपमेंट करूंगा, यदि आप मुझे नहीं देते तो मैं आपको उलझन में डालूंगा और मैं अपील करते जाऊंगा, आपका कन्विंस होगा नहीं, फिर आप बिल्डिंग का बाहर हो। मतलब ये दादागिरी से उन्होंने फिर बिल्डिंग बना के दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मला एवढंच सांगायचं आहे, आपला अधिकार तर स्थापित करून घ्या। वकिलांना 10,000 रुपये 15,000 रुपये पर फ्लॅट खर्च करायचे असेल तर करा, 6 महिने ते 1 वर्ष वेळा कालावधी लागेल। मी असं नाही म्हणत तुम्ही वकिलाला नेमा, वकिलांना न नेमता सुद्धा आज 5 से 6,000 सोसायटी मुंबईमध्ये डीम्ड कन्व्हिन्स करून घेतलेला आहे। दे हैव मेड देयर कन्व्हिन्स ऑफ लँड एंड बिल्डिंग, व्हाई डोंट यू बिकम ए पार्ट ऑफ दैट? तो कन्विंस के लिए क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट को हमने डिस्कस किया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टैम्प प्रूफ, सर्टिफिकेट कमेंसमेंट 7/12 और जो इंडेक्स 2, ये सब चीज चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड, इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप कन्विंस करके बिल्डर से ले सकते हो। तो यदि आपका कोई सवाल है, 1-2 सवाल मैं दूंगा, वो है सर ये डीम्ड कन्विंस क्या अल्टीमेट है? बिल्कुल कायदा का प्रक्रिया है सर, इसको चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल चैलेंज होता है, मगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया गया, हर जगह में बिल्डर हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5-6 जजमेंट गया था, पूरा जगह में बोला कि नहीं, सोसाइटी का अधिकार है, डीम्ड कन्वेंस कायदा प्रावधान है, इसके लिए पूरी प्रक्रिया इतना ही है। हाई कोर्ट में और सोसाइटी को कितने लोग गए? अभी तक 6,000 सोसाइटी में लगभग 200 से 250 सोसाइटी गए, मतलब नॉट वन 5%। तो 5% के ऊपर उधर गए नहीं है, तो आप डीम्ड कन्वेंस क्यों नहीं करके लेते हो? माझं एवढंच रिक्वेस्ट आहे, आपण करून घ्यावा। येस सर, तुमचा काय प्रश्न है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? या एक माइक दीजिए उनको। और मुझे लगता है कि अपना कन्विंस को लेकर ये क्या 2 ही सवाल लूंगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वील गो फॉर या you have said that normally जो खर्चा होता है वो 3 से 4 लाख रुपया खर्चा होता है टीम कन्वेंस के लिए, लेकिन या सुनाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है रमेश सर, कि इसके साथ नॉन एग्रीकल्चर का जो टैक्स जो डिपार्टमेंट हम लोग के ऊपर डालता है, जो ओसी के पीरियड का होता है, और उसके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट लाखों रुपए की आती है, वो एक अड़चन आती है जिसके अंदर जो पावर डिपार्टमेंट के पास है टू रिकवर फ्रॉम द बिल्डर who has not paid the non agriculture tax Okay. at the time of OC. ओके, आई गॉट इट। और कोई सवाल? या रमेश सर,
हमारी बिल्डिंग में लैंड बिलोंग्स टू वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी Yeah. and we have approached the DDR and DDR told कि even if the deemed conveyance is done, all the terms and condition of lease agreement will overpower your deemed conveyance. Okay. So in this case, what are the alternates we are having? I got it. Yeah, next. आप उधर भी खड़ा होके बोल सकते हो डायरेक्ट. सुधाकर इकडे जे माईक पाहिजे ना कोणाला जरा व्यवस्था करा. या कोणाला जर माईक पाहिजे असेल यस सर गो अहेड. So post deed conveyance, हाँ. how to get our name in the property card? Simple. Post deemed conveyance. How to get okay property card. Excuse me, suspension of this innate tax is not happening so far. Okay. So what is the Okay. There is a apprehension on NA tax. Let me tell you, under the leadership of Abhishek Goswalkar, Mumbai Suburban District Cooperative Housing Federation had taken a delegation to Subhat Desai and also to Revenue Minister. And in writing, sir, in writing there is an order for the stay of NA tax. If you want that order of stay of the NA tax, please collect it from our office, or I will try to send it on the email and I will put it on the YouTube. So there is an official stay, and that official stay order has been published in our magazine. If you don't have the copy of the magazine, I will give you that. So there is an official stay, NA tax. what about the electoral tax? Huh? Electoral tax. Okay. Good, collector. I'll come to it. हाँ बोलिए सर. This is which were given to us. That should be scrapped. That should be scrapped. But what is it? Should be सर देखिए, आपका फेडरेशन, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, ये दोनों हाईकोर्ट में याचिका किया है कि इसको पूरी स्क्रैप करना है. गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है, उन्होंने कमिटी अपॉइंट किया है. देखिए, समझने का कोशिश करिए. वी वांट एवरीथिंग टू बी डन ओवरनाइट. इट वोंट हैपन इन गवर्नमेंट. इट टेक्स इट्स ओन टाइम. What was the immediate need from 2006 to till 2012, 22? We have been able to stay the NA tax. Now we want to get it scrapped. Government is not scrapping. What is the option with me? The only option that I have is to go to the court. We have filed a writ petition in the High Court Public Interest Litigation on behalf of your own association, Maharashtra Society Welfare Association, as well as Mumbai Suburban District Housing Federation. So, initially court asked the government, are you staying it? Would you like or let the court stay? The minister said no. He filed an affidavit, we have stayed it. The moment it has been stayed, now the petition has been admitted, now the next step is to get it scrapped. That is happening. Just hold on. Yes. We have applied for the certificate. Okay. And we have got the deed of assignment. Okay. What's the difference and what do we do next? Hello. Do we still need the deed conveyance? Okay, excellent. What is Sir. the difference between conveyance and assignment deed? Yeah, Sir, I have only two questions to you. sure. First of all, thank you for this forum. I appreciate you giving guidance here. So, first question is for MHADA properties. Okay. If it is already a government authority, why there is a need for applying for deemed conveyance? If it is a government order, then it has to be executed Okay. in the. My second question is still this. Okay. I got it. And secondly, what we have been told that MHADA conveyance doesn't happen. Okay. Is that true? Huh. Okay. Anything else? No, I'll come then straight away to 2-3 questions. कन्वेंस किसका होता है सर? कन्वेंस कलेक्टर का लैंड का होगा? आंसर नहीं होगा. क्या कन्वेंस माड़ा का लैंड का होगा? नहीं होगा. फिर क्या होगा? वो लीज होगा. लीज डीड आपका नाम से होगा, लेकिन जमीन गवर्नमेंट के नाम से ही होगा. तीसरा सवाल, क्या मैं कलेक्टर लैंड और माड़ा लैंड के लिए डीम्ड कन्वेंस के लिए जा सकता हूं? आंसर नहीं. फिर किधर जाना चाहिए? सर माड़ा का पूरा कायदा है. आप अभिषेक गोसालकर जी की मिलिए, उनका फादर जो है माड़ा का अध्यक्ष है.
यदि आपको माड़ा का लैंड का कन्विंस करके नहीं देता है, उधर सीईओ को मिलिए, वाइस प्रेसिडेंट को मिलिए, दिगेकर साहब है, और 2-3 एप्लीकेशन डालिए। आपका लोकल खासदार गजानन कीर्तिकर साहब शॉर्टली आने वाले हैं, उनको एक निवेदन दीजिए। और मैं आपको बताऊं, 6 महीने के अंदर माड़ा में भी कन्वेंस मतलब लीज डीड होती है और कन्वेंस ऑफ बिल्डिंग होती है, लेकिन उनको डीम्ड कन्वेंस नहीं है। मैडम का सवाल है, मुझे डीड ऑफ असाइनमेंट मिला। दूसरा भाई साहब का सवाल था, मुझे भी कन्वेंस के जगह में लीज मिला, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज में कुछ है, तो मैं क्या करूं? सर ऐसा है, जो जमीन है, आपको 2 तरह का जमीन देने का वादा बिल्डर करता है। कौन सा 2 प्रकार का जमीन? जमीन जिसमें फ्री होल्ड है और दूसरा जमीन लीज होल्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड? फ्री होल्ड का मतलब ये है कि आप इस जमीन का मालिक हो, आपको जो करना है करो। लीज होल्ड का मतलब ये है आप इस जमीन का हकदार हो, कब्जेदार हो। आप उधर 99 ईयर्स, 9 ईयर्स, 99 ईयर्स, 29 ईयर्स जो भी है, जो टर्म दिया उस तक आप उधर रह सकते हो, लेकिन जमीन का मालिकी हक मेरे पास रहेगा, जिसको बोलते हैं लीज राइट, आपके पास रहेगा। यदि डीड ऑफ असाइनमेंट जो है वो लीज डीड में किया जाता है, असाइनमेंट ऑफ लीज किया जाता है। अभी सवाल आता है, क्या मुझे मालिकी हक मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपको मालिकी हक कौन देगा? नेचुरली the rights of the ownership will be given only by the owner, because he is the one you have given you the lease. The registrar has no right to change the lease to ownership. Try to understand. The registrar can give you what he has agreed upon. Suppose originally builder has told you that he will give the lease. DDR will step into the shoes of the builder and he will give the lease. If he has told that he will give you the ownership, then the registrar will step in the shoes of the builder and give you the ownership. But if you want the ownership, then you have to go to the same landowner and get the lease right into ownership right. NA टैक्स, करोड़ों रुपए का NA टैक्स बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, ये है वो है। सर टैक्स बाकी है, वो तो जमीन के ऊपर है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, NA टैक्स बाकी है। इसके लिए आपको डीम्ड कन्वेंस मिलेगा नहीं, ऐसा कोई भी DDR ने रिजेक्ट किया नहीं है, कर नहीं सकते। मान लो आप कन्वेंस नहीं लेते हो और NA टैक्स नहीं भरते हो, कलेक्टर आएगा, तहसीलदार आएगा, आपका ऑक्शन प्रॉपर्टी आपका किया रहेगा, आपको जो ओनरशिप का फ्लैट भी है वो आपको टेनेंट करके घोषित करके चला जाएगा। समझने का कोशिश करिए, कन्वेंस मिला, इसके लिए NA टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो बोझा है गवर्नमेंट का, वो वेदर यू आर ए ओनर और नॉट ए ओनर, बिकॉज यू आर ए बेनिफिशियरी, इट इज बेटर यू पे, सो इट डज नॉट मैटर एनीथिंग। लास्ट सवाल है, पोस्ट कन्वेंस प्रॉपर्टी कार्ड में नाम कैसे लाना है? कोर्ट कन्वेंस प्रॉपर्टी कार्ड में नाम लाने का प्रक्रिया सिंपल है। पहला समझना चाहिए, हमें 4 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। कितना डिपार्टमेंट में? 4 डिपार्टमेंट। विच आर दोज 4 डिपार्टमेंट? पहिला डिपार्टमेंट आहे, त्याला आपण डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर हासिल करण्यासाठी, डीम्ड कन्वेंस डीड बनवण्यासाठी किंवा त्याच्यावर बिल्डरच्या वतीने सही करण्यासाठी ते आहे जिल्हा उपनिबंधक कार्य, त्याला 6 महिने लागू शकतो। दुसरा आहे जिल्हा मुद्रांक अधिकारी, जिथे आपल्याकडे 50 एक फ्लॅट असतील, त्यांच्या 50 लोकांचा एग्रीमेंट घेऊन जिल्हाधिकारी म्हणजे कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास आपको कन्वेंस का डीड देना है जो जिला उपनिबंधक ने दिया है, और उसके ऊपर प्रत्येक एग्रीमेंट के पीछे 100 रुपये के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी भरना। वो कम से कम 3 महीने से 4 महीना लगता है, मतलब 1 साल तो उधर चला गया। तीसरा डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं द्वियम निबंधक, सब रजिस्ट्रार। आप उधर एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन कर रहा है कन्वेंस को, वो भी 2 से 2.5 महीना 3 महीना लगता है, आपको वो करके लेना है। और चौथा डिपार्टमेंट है, ये तीनों होने के बाद रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया, आपका कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ने जो स्टैम्प ड्यूटी बोला है वो आपने भर दिया, उसके बाद आपका एग्रीमेंट रजिस्टर हो गया, उसका सर्टिफाइड कॉपी लेने का, प्रॉपर्टी कार्ड का सर्टिफाइड कॉपी लेने का, CTS मैप का जो सर्टिफाइड कॉपी लेने का, इंडेक्स का कॉपी लेने का, ये 4 चीज लेके सिटी सर्वे ऑफिस में आप एप्लीकेशन डालिए। जसं तुम्ही अर्ज करणार, अर्ज केलेल्या 3 महिन्याच्या आत तुम्हाला तुमच्या नावाने प्रॉपर्टी कार्ड सुद्धा मिळेल।
तर आपल्याला एक अर्ज करावा लागतात सिटी सर्वे ऑफिसमध्ये, सर्टिफाईड कॉपी ऑफ इंडेक्स 2 आणि सर्टिफाईड कॉपी ऑफ कन्व्हेन्स डीड घेऊन. असं करून आपलं नाव प्रॉपर्टी कार्डवर करून घेऊ शकतो. खूप कठीण विषय, म्हणजे कुछ बहुत सारे चैलेंजेस है. आज का मुंबई मिरर लोग कितने लोगों ने पढ़ा है, जरा हाथ ऊपर करिए. मुंबई मिरर, ओके. मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इधर आए, हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, तो प्लीज आज का मुंबई मिरर खरीदिए. भले 2 रुपए 3 रुपए होगा, प्लीज खरीदिए. क्यों? उस मुंबई मिरर का फ्रंट पेज में लिखा है कौन सा सोसाइटी ने सेल्फ रिडेवलपमेंट किया है और सेल्फ रिडेवलपमेंट करने से कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है. पूरी तरह से नौसार बरूचा, वो सीरियस रिपोर्टर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट करता है. ये पूरी पॉजिटिव रिपोर्ट सेल्फ रिडेवलपमेंट के ऊपर आज आपको मुंबई मिरर का फ्रंट पेज में, पूरा फ्रंट पेज में दिखाई देगा विद फोटोग्राफ. तो आप इसको पढ़िए, समझिए. सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए हमारा जो फेडरेशन क्या काम कर रही है. 4 दिन पहले सुभाष देसाई साहब को एक डेलीगेशन हम लेके गए थे, उनको बताया कि सेल्फ डेवलपमेंट सोसाइटी करना चाहती है, कुछ बेनिफिट चाहिए, वो बेनिफिट भी देने के लिए गवर्नमेंट चाहती है. वो क्या बेनिफिट है, कैसा है, अभिषेक घोसालकर आपको बताएंगे अपना व्याख्यान में. उसी तरह से स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम है, ओसी का एमनेस्टी स्कीम है, बहुत कुछ बारे में आपको जानकारी हमारा फेडरेशन क्या करती है. तो मैं हमारा अध्यक्ष के ऊपर छोड़ता हूँ. मुझे आज इधर बुलाया, आपके सामने बताने के लिए, बात करने के लिए मौका दिया. आणि मी मिक्समध्ये खिचडीमध्ये बोललो, माफ करा. मला माहिती आहे आम्ही मुंबईमध्ये कॉस्मोपॉलिटन आहेत, म्हणून मी हे प्रयास आजचा दिवस केलेला आहे. आपला सर्वांना मी परत धन्यवाद देतो, मान्यवरला धन्यवाद देतो. माझा तुम्ही भाषण ऐकलेलं आहे आणि मला हे संधी दिली. तुम्हाला प्रश्न उत्तर नंतर पण घेऊ आपण. थँक्यू व्हेरी मच. हा क्या था? ऑर्डर मिलने के बाद हाँ, कौन सा लेवल की को चैलेंज कर सकता है ओके, और कितना टाइम पीरियड एक डीडीआर ऑर्डर मिलने के लिए सोसाइटी शुड बी. ठीक है. देखिए, लोगों का ये है डीम्ड कन्वेंस होता है तो ये फाइनल होना चाहिए. चैलेंज का क्यों दिया गवर्नमेंट ने? सर, गवर्नमेंट ने कोई चैलेंज का अधिकार दिया नहीं है. जरा समझने की कोशिश है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं दिया, फिर ये चैलेंज किस हिसाब से कर रहा है? बिकॉज आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान है, उसमें एक प्रावधान है, यदि कोई अधिकारी ने गलत ऑर्डर दिया ऐसा लगता है किसी आदमी को, उसको चैलेंज करने का, रिट पिटिशन फाइल करने का अधिकार संविधान ने दिया है. और संविधान का वो रिट पिटिशन का यूज करके वो हाईकोर्ट में जाता है. लेकिन मैं बताऊं, अभी तक 200 से 300 सोसाइटी गई होगी, उसमें 5% एडमिट हुआ होगा, 95% खारिज किया जाता है. डिवीजन बेंच का एक जजमेंट है, वो क्या बोलता है, यदि डीम्ड कन्वेंस ऑलरेडी ऑर्डर दिया, आपको एरिया को लेकर कुछ भी डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर, आप जो है सिविल प्रोसीडिंग में जाओ, रिट पिटिशन डज नॉट गिव यू दैट राइट और डिसमिस किया है. एट द सेम टाइम ये भी समझिए, हर रजिस्ट्रार अपना जो ऑर्डर देगा वो तो भगवान का ऑर्डर मान के और ये फाइनल ऑर्डर मान के सोसाइटी का खिलाफ भी दे सकते हैं, गलत तो वो भी कर सकते हैं. यदि सुप्रीम कोर्ट जो है कैंपागोला का बिल्डिंग को तोड़ने के बाद स्टे देती है, जो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर ये सब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करती है, तो रजिस्ट्रार भी एक अधिकारी है. आपने जो डॉक्यूमेंट दिया इसके ऊपर से कई बार जजमेंट नहीं देता. आपको मैं बताऊं, 6000 एप्लीकेशन अभी तक आया होगा 12 साल में लगभग 500 एप्लीकेशन अक्का मुंबई में, तो 5% रिजेक्ट हुआ होगा, 95% मिला है. अभी सवाल लोग करते हैं, सर 5% क्यों रिजेक्ट हुआ? सर आपको मैं बताऊं, सोसाइटी जब रिजेक्शन ऑर्डर लेके आते हैं, मैं देखता हूं रजिस्ट्रार लेटर लिखता है 10 लेटर, 25 डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया, प्लीज आप दे दो. वो बोलते नहीं, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, बिल्डर के पास है, आप बिल्डर से लो. यार रजिस्ट्रार बिल्डर के पास जाके तो ले नहीं सकता है. कौन सा 25 डॉक्यूमेंट है? पहला डॉक्यूमेंट सोसाइटी रजिस्टर सर्टिफिकेट हो, वो भी उनके पास नहीं. आप जो एक रेजोल्यूशन का दो, नहीं रेजोल्यूशन कॉपी भी नहीं है. आप एग्रीमेंट का एक कॉपी दो, नहीं किसी का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है. 7/12 दो, नहीं हमको मालूम ही नहीं है कौन सा हमारा 7/12 है. प्रॉपर्टी कार्ड का डिटेल दो, नहीं है मालूम नहीं है. तो रजिस्टर तो भगवान नहीं है ना.
तो बिकॉज डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया है तो रजिस्ट्रार रिजेक्ट करता है और बोलता है ये पूरा डॉक्यूमेंट लेके आओ, आप वापस एप्लीकेशन डालो। तो यदि वो नहीं भी देता है, कई बार मैं आपको बताऊं, कुछ सोसाइटी वाले ने एप्लीकेशन किया है, उनका कन्वेंस मिलना चाहिए 3000 स्क्वायर मीटर का, डाला है 12000 स्क्वायर मीटर का। हम बोला क्यों 12000 स्क्वायर मीटर का डालते हो? नहीं, ये हमारा एग्रीमेंट में लिखा है 12000 स्क्वायर मीटर, लेकिन उस लेआउट में और 5 सोसाइटी है। बोलते नहीं, हमारा एग्रीमेंट में 12000 स्क्वायर मीटर है ना, पूरा 12000 हमको ही मिला है। यार आप ऐसा एप्लीकेशन डालोगे, रजिस्ट्रार तो रिजेक्ट करेगा ना। तो he is also an authority, he is not going to give you whatever you demand. So therefore he is also bound by the agreements, he is bound by the rules, he is bound by the High Court order. High Court has clearly said whatever is agreed in the agreement for sale, only that area, and if it is a part of the layout, then as per the proportionate FSI the land has to be conveyed. तो कई बार ऐसा रिजेक्शन होने के बाद सोसाइटी को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो रजिस्ट्रार का ऑर्डर चैलेंज करने के लिए। तो इसके लिए हम भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और हमारा जो अधिकार है वो हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।